हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू लेट्स स्टडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। और आज हम इस सेशन में बात करेंगे मोस्टली रिलेटेड पी वाई क्यूज़। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं हमने ये सीरीज चलाई है एक पी वाई क्यूज़ की। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए 400 केवी पावर नेटवर्क 360 किलोवोल्ट्स इज रिकॉर्डेड एट 400 किलोवोल्ट्स बस। द रिएक्टिव पावर absorbed by a shunt reactor rated for 50 MVAR 400 केवी कनेक्टेड एट द बस इज। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना है, रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब्ड हमें निकालनी है। ठीक है, जो हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन की हम स्टार्टिंग या इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम पहले देखेंगे हमारी जो कैपेसिटी दी गई है हमारे। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ रिएक्टर। ठीक है, तो जो हमारे पास रिएक्टर दिया गया है, इसकी कैपेसिटी हमें दी गई है 50 MVAR। ठीक है, एट, ठीक है, 400 किलोवोल्ट। जब ये 400 किलोवोल्ट पे चल रहा है तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 50 MVAR। ठीक है, जो यहाँ पे ये हमें शो की गई है। ठीक है, अब हम पहले क्या करेंगे, जो हमारा रिएक्टर है उसका हम इम्पीडेंस निकालेंगे। ठीक है, इम्पीडेंस ऑफ रिएक्टर। ठीक है, तो इम्पीडेंस के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, जैसे छोटी क्लासेस में हम आर इज इक्वल टू बी, सॉरी, ई इज इक्वल टू बी स्क्र अपॉन आर करते हैं। तो यहाँ पे हम आर की जगह पे हम अपना जेड के साथ इसका यहाँ से निकाल सकते हैं इम्पीडेंस। तो जेड हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बी स्क्र अपॉन आर, सॉरी, पी, बी स्क्र अपॉन पी, दैट इज पावर। ठीक है, यहाँ पे आएगी हमारी पावर। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है, 400 किलो वोल्ट्स का स्क्वायर ओवर 50। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3200 ओम्स। ठीक है, इम्पीडेंस ऑफ रिएक्टर, जो रिएक्टर का इम्पीडेंस आएगा वो आ जाएगा हमारा 3200 ओम्स। और जैसे यहाँ पे क्या बोला गया कि 360 किलो वोल्ट्स वो रिकॉर्ड की गई है 400 के भी बस पे। ठीक है, तो हमारी जो रिकॉर्डेड वोल्टेज है, रिकॉर्डेड वोल्टेज वो हमें दी गई है यहाँ पे 360 किलो वोल्ट्स। ठीक है, तो हमने अब रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो इसके लिए फिर से बी स्क्वायर बाय जेड का यूज़ करेंगे। ठीक है, दैट इज 360 स्क्वायर ओवर इम्पीडेंस जो हमारा आया यहाँ पे 3200 ओम्स। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 40.5 MVAR। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 40.5 MVAR। तो आई गेस आपको लग गया होगा पता कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपली इसमें एक ही फार्मूला यूज हुआ है हमारा, वो है हमारा पावर इज इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन इम्पीडेंस। ठीक है, इसी फॉर्मूले के साथ ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो आप सीक्वेंस याद रखिएगा कि किस हिसाब से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट जियोमैग्नेटिक पोल्स द एंगल ऑफ डिप इज। ठीक है, तो ये एक एचपीएस सिविल का हमारा एग्जाम हुआ था। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं, तो जियोमैग्नेटिक बोलते जो एंगल ऑफ डिप होता है वो होता है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 90 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ऑफ डिप जो है हमारा ये होता क्या है। ठीक है, ये होता है हमारा एंगल ऑफ डिप। ठीक है, इज, अगर हम एंगल ऑफ डिप की बात करें, ठीक है, ये होता है हमारा एंगल इन ए वर्टिकल प्लेन aligned with the magnetic north between the local magnetic field and the horizontal। ठीक है, हमारा एंगल ऑफ डिप होता क्या है, ये होता है एंगल ऑफ डिप इज द एंगल इन ए वर्टिकल प्लेन aligned with the magnetic north between the local magnetic field and the horizontal magnetic field। ठीक है जी, तो अब जैसे यहाँ पे तो हमसे सिर्फ ये पूछा गया कि एट जियो मैग्नेटिक पोल्स द एंगल ऑफ डिप इज। ठीक है, लेकिन डिप डिप कितने तरह का होता है, डिप होता है हमारा दो तरह का। ठीक है, इन साउथ पोल एंड इन नॉर्थ पोल। ठीक है, एंड इन नॉर्थ पोल। तो जो हमारा साउथ पोल पे जो हमारा एंगल ऑफ डिप आता है वो आता है -90 डिग्री, और जो नॉर्थ पोल पे आता है वो आता है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, और
अभी अगर 1-2 बातें अगर हम इसमें और लिखें एंगल ऑफ डिप के बारे में या मैग्नेटिक डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है? तो ये क्या है? ये है वेरिएशन बिटवीन एंगल ऑफ डिप, ठीक है? प्रोवाइड info about the magnetic field of the earth, ठीक है? कि जो हमारी एंगल ऑफ डिप के बीच में जो वेरिएशन आती है, वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है? अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, ठीक है? इससे हम इसको देखते हैं। अब इसमें एक और पॉइंट बनता है, ठीक है? द लोकस ऑफ ज़ीरो डिप पॉइंट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर, और क्या बोलते हैं इसको? और एक्लिनिक एक्सिस, ठीक है? क्लिनिक एक्सिस। तो जो भी अब एंगल ऑफ डिप को लेके या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन को लेके या मैग्नेटिक डिप को लेके, ठीक है? जो भी पॉइंट्स बनते हैं या जो भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने आपको इसमें सारे कवर करवा दिए हैं, तो प्लीज़ आप इस पे भी ध्यान रखिए। जैसे इस बार तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया है कि एट जियोमैग्नेटिक पोल्स द एंगल ऑफ डिप इज़। हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये हमसे ये पूछे कि एंगल ऑफ डिप एट साउथ पोल या एंगल ऑफ डिप एट नॉर्थ पोल, ठीक है? या वेरिएशन बिटवीन द एंगल ऑफ डिप्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? तो इस सारे ही जो भी मैंने आपको बताया इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ए लूप कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल ब्रांच एंड ए सिंगल नोड इज नोन एज, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक हमारा ये नोड है, ठीक है? इस पे एक सिंगल ब्रांच है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, ठीक है? तो इसको हम क्या कहेंगे? तो ये हमारा होता है सेल्फ लूप, ठीक है? काफ़ी ईज़ी सा क्वेश्चन है, सेल्फ लूप हम इसको बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टील रेल्स रेल्स आर वेल्डेड बाय, जो हमारी स्टील रेल्स होती हैं, वो किसके कौन-सी प्रोसेस के द्वारा या कौन से मेथड से हम वेल्ड करते हैं? तो ये करते हैं हम टर्मिट बाइंडिंग के साथ, सॉरी वेल्डिंग के साथ, ठीक है? और अगर इसका देखा जाए कि कौन-सा इसमें रिएक्शन होती है, तो इसमें एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक हमारी रिएक्शन रहती है, ठीक है? और टेम्परेचर कितना रहता है इसका? इसका रहता है 2450 डिग्री सेल्सियस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है, टर्मिक वेल्डिंग में यूज़ होती है, ठीक है? अब अगर इसके बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें कि टर्मिक बाइंडिंग में क्या-क्या होता है, तो इसका फर्स्ट है हमारा, नो एक्सटर्नल पावर सोर्स इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है? नो एक्सटर्नल पावर सोर्स इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है? अब नो एक्सटर्नल पावर सोर्स इज़ रिक्वायर्ड, इससे हम क्या समझेंगे कि इसको सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, हम ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि जो हीट होती है हमारी, ठीक है? कैसे हम इसमें अपना पावर लेते हैं, हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ यूटिलाइज़्ड, ठीक है? तो इसमें क्या बोल सकते हैं हम कि जो टर्मिक वेल्डिंग है हमारी, उसमें एक्सटर्नल सोर्स की हमें ज़रूरत नहीं होती है। जो केमिकल रिएक्शन की जो हीट होती है, ठीक है? उसी को हम एज़ ए पावर सोर्स यूज़ करते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट आता है हमारा, पाउडर कंसिस्ट ऑफ एल्यूमीनियम एंड द ऑक्साइड ऑफ अदर मेटल्स लाइक आयरन, ठीक है? जो हमारा पाउडर होता है, पाउडर मीन्स बट जो भी हमारा अ, टर्मिक बाइंडिंग में हम पाउडर यूज़ करते हैं एज़ ए रिएक्टेंट या रिएक्टेंट, ठीक है? तो वो क्या करता है, क्या कंसिस्ट करता है? पाउडर कंसिस्ट ऑफ एल्यूमीनियम एंड द ऑक्साइड्स ऑफ अदर मेटल्स, अदर मेटल लाइक आयरन, ठीक है? अब जैसे ये तो हो गया हमारे कि इसके बारे में, अब यूज्ड फॉर कि कहाँ-कहाँ यूज़ होती है। एक तो हमने देख लिया कि ये स्टील रेल्स में हमारी यूज़ होती है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा, रिपेयर ऑफ स्टील केसिंग, ठीक है? एंड फोर्जिंग, इसमें यूज़ होती है। नेक्स्ट आ गया हमारा, फॉर जॉइंटिंग
फॉर ज्वाइंटिंग रेल रोड रेल्स, ठीक है। मेनली स्टील रेल्स ही हम इनको बोलते हैं, रेल रोड रेल्स जो हुई स्टील रेल्स ही हम इनको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा स्टील वायर्स, स्टील वायर को ज्वाइंट करने के लिए स्टील वायर्स एंड स्टील पाइप्स, स्टील पाइप्स को ज्वाइंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा फोर ज्वाइनिंग लार्ज कास्ट्स एंड फोर्ज पार्ट्स, ठीक है, फोर्ज पार्ट्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ टर्मिक बाइंडिंग के बारे में बता दिया, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और मोस्टली अगर हमारे जैसे एग्जामिनेशन हिमाचल प्रदेश में सेट होते हैं तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बन सकता है कि हाँ, ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जिसको एक्सटर्नल पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम हैज मल्टीपल पोल्स सॉरी पोल्स ऑन जे ओमेगा एक्सिस, कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी एस प्लेन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एस प्लेन है, ठीक है। तो ये तो आ गई हमारी रियल एक्सिस, ठीक है, रियल एक्सिस, और जे ओमेगा एक्सिस आ गई हमारी ये जिसको हम इमेजिनरी एक्सिस भी कहते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो हमारी जे ओमेगा एक्सिस है इस पे मल्टीपल पोल्स आ गए हैं, ठीक है, मल्टीपल पोल्स आ गए हैं। तो जो हमारा सिस्टम होगा वो हो जाएगा हमारा अनस्टेबल, ठीक है। मल्टीपल पोल्स आने के उसमें जो हमारे सिस्टम बन जाएगा वो आ जाएगा अनस्टेबल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महो रिले इज ए, तो जो भी हमारी रिलेज हैं, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रिलेज जो हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कौन सी यूज़ होती है, ठीक है, और जो हमारी मीडियम है उसमें कौन सी होती है, ठीक है। तो मैं आपको पहले ये लिखवा भी दूँ साथ में, ठीक है। जैसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन से, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारी रिले यूज़ होती है वो होती है रिएक्टेंस रिले, ठीक है। रिएक्टेंस रिले हमारी यूज़ होती है, और ये क्या होती है, ये होती है डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट, डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले, ओवर करंट रिले, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हमारी इम्पीडेंस रिले यूज़ होती है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो ये आ जाता है हमारा वोल्टेज रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले, ओवर करंट रिले, और लास्ट आ जाता है हमारा, ठीक है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, जो कि क्वेश्चन भी इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है। तो ये आती है हमारी महो रिले, ठीक है। और महो रिले जो होती है वो होती है हमारी वोल्टेज रिस्ट्रेंट डायरेक्शनल रिले। तो आप इन तीनों में से, अब आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में इन तीनों में से एक क्वेश्चन बन ही जाता है। तो आप इसको इसी जो हमारा एक फ्लो है, ठीक है, या इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट जो हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए बनती है दैट इज रिएक्टेंस रिले, और ये होती है डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले, ठीक है। और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में इम्पीडेंस रिले, वोल्टेज रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले, और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए महो रिले। अब याद रखने के लिए ट्रिक क्या है कि जैसे हम स्टार्ट करते हैं, जो महो रिले है उसका तो आप मतलब रखिए ही नहीं, इनका फर्स्ट फर्स्ट वर्ड देखिए आप, डायरेक्शनल और वोल्टेज। तो सिंपली वोल्टेज रिस्ट्रेंट डायरेक्शनल रिले, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक होगा, ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज वोल्टेज रिस्ट्रेंट डायरेक्शनल रिले, सॉरी। तो इसी सीक्वेंस में आप इस क्वेश्चन को याद कीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में काफ़ी, अगर कंपैरिजन के साथ हम याद करते हैं किसी भी चीज़ को तो वो काफ़ी जल्दी स्ट्राइक करता है दिमाग में एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ब्रेक अवे पॉइंट ऑन द रूट लोकस ऑफ ए पोलिनोमियल इक्वेशन कैन बी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे अगर एस प्लेन ड्रॉ करें, ठीक है, ऐसे जैसे, ठीक है। तो एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारी गलती एक्चुअली क्या होती है
क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम रूट लोकस के मैक्सिमम सॉल्व करते हैं, उनमें हमारा ब्रेक अवे जो पॉइंट आता है, ठीक है? वो यहाँ कहाँ ये मतलब जो भी क्वेश्चन एग्ज़ामिनर सेटअप करता है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये यहाँ जैसे होता है। या मतलब अगर देखें तो पॉज़िटिव जो हमारी एक्सिस है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन का जो ब्रेक अवे पॉइंट है, वो लाई करता है। तो उस वजह से हम अ, इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम टाइम हम रियल एक्सिस पे देख के आते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन ही वैसे सॉल्व किए होते हैं हमारी प्रिपरेशन के टाइम में। लेकिन जो हमारा ब्रेक अवे पॉइंट निकलता है, दैट इज़ df बाय ds इज इक्वल टू 0 करके, जो ये हमारा ब्रेक अवे पॉइंट आता है, ये एनीवेयर ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहीं भी हो सकता है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसमें गलती होने के चांसेस यही हैं कि हमारे जो भी हम क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व करते हैं, वो हम रियल एक्सिस वाले ही सॉल्व करते हैं, जहाँ से रियल एक्सिस से हमारा ब्रेक अवे पॉइंट हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिजोल्यूशन ऑफ ए मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर हैविंग 500 टर्न्स इज, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? रिजोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है? तो इसको फर्दर हम अगर देखें तो रिजोल्यूशन इज इक्वल टू 1 बाय 500 टू 100%, और इसका सॉल्व करके आंसर आता है ऑप्शन ए 0.2%, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद 100% इंडक्टिव शंट कंपनसेशन द वोल्टेज प्रोफाइल इज फ्लैट 4, ठीक है? कि हमारी कोई भी लाइन जा रही है, फॉर एग्जांपल ये लाइन जा रही है 3 फेज की, ठीक है? 3 फेज की लाइन जा रही है, और इसमें जो शंट कंपनसेशन हमने की है, वो प्योरली 100% जो है वो इंडक्टिव है, ठीक है? तो किस केस में जो हमारी वोल्टेज प्रोफाइल आएगी, ठीक है, वो फ्लैट आएगी, ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है? जीरो लोडिंग जब लाइन की होगी, या बिल्कुल लाइट लोडिंग या नो लोड पे, ठीक है? और जिसको हम जीरो लोडिंग भी कह सकते हैं, उस केस में जो हमारी वोल्टेज प्रोफाइल आएगी, वो हमारी फ्लैट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द एनालिसिस ऑफ पी एन पी एन ट्रांजिस्टर सर्किट बी यूजली अप्लाई, ठीक है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारे ट्रांजिस्टर हैं, ठीक है? जो हमारे ट्रांजिस्टर हैं, चाहे पीएनपी है या एनपीएन है, ठीक है? कोई भी ट्रांजिस्टर है, उसमें हम नॉर्टन थ्योरम यूज़ करते हैं, नॉर्टन्स थ्योरम, ठीक है? अभी जैसे क्वेश्चन है पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है? क्योंकि मैंने भी काफ़ी नेट में सर्च किया है, और वैसे मैंने देखा है, तो वहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ ट्रांजिस्टर का ही आपको मिलेगा कहीं भी देखने पे, पीएनपी या एनपीएन कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो हमें मेन कन्फ्यूज़न कहाँ पे होगी, जैसे यहाँ पे पीएनपी है, अगर हम पीवाईक्यूज़ भी लगा के जाते हैं, पीएनपी की जगह अगर नेक्स्ट टाइम एनपीएन आ गया, ठीक है? एनपीएन एग्ज़ामिनर ने अगर यहाँ पे कर दिया, तो उस केस में हो सकता है कि हम इसका आंसर थेवेनिन लगा के आएँ। लेकिन जो थेवेनिन थ्योरम है हमारी, ठीक है? वो होती है हमारी यूज़ वैक्यूम ट्यूब्स में, ठीक है? वैक्यूम ट्यूब्स के लिए हमारी यूज़ होगी थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, ठीक है? और कोई भी ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में हम यूज़ करते हैं नॉर्टन्स थ्योरम, ठीक है? तो ये क्वेश्चन क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? किसी भी तरह के ट्रांजिस्टर के लिए हम नॉर्टन्स थ्योरम अप्लाई करते हैं, और वैक्यूम ट्यूब्स में हमारी यूज़ होती है थेवेनिन थ्योरम, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर ए लॉन्ग अनकम्पेंसेटेड लाइन द लिमिट टू द लाइन लोडिंग इज गवर्न्ड बाय, ठीक है? जो भी एक लॉन्ग लॉन्ग हमारी अनकम्पेंसेटेड लाइन है, ठीक है? तो उसकी जो लिमिट टू द लाइन लोडिंग है, वो किस तरह से हमारी डिफाइन की जाती है, या किस लिमिट में हम उसको देखते हैं, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, वो आएगा हमारा स्टेबिलिटी लिमिट। तो स्टेबिलिटी लिमिट के अंदर ही जो उसकी लोडिंग है, उसको हम रखते हैं, ठीक है? अब जैसे ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब जहाँ से यहाँ पे लॉन्ग अनकम्पेंसेटेड लाइन है, वैसे ही शॉर्ट लाइन और मीडियम लाइन के लिए भी ये लिमिट्स बनती हैं। तो मैं आपको वन बाय वन ये लिखा ही देता हूँ, ठीक है? फर्स्ट है हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है? सेकंड आएगा हमारा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है? थर्ड आएगा हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, जो मैंने आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में बता भी दिया। और एक फोर्थ आएगा हमारा यूजी केबल, अंडरग्राउंड केबल, ठीक है? इसमें इसकी भी जो मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम लोडिंग हम किसी भी केबल में, किसी भी लाइन में देंगे, ठीक है? तो उसकी एक कोई ना कोई एक पैरामीटर तो होगा, या एक लिमिट तो होगी कि किस लिमिट तक हम उसमें वोल्टेज को अप्लाई कर सकते हैं, या कितनी वोल्टेज वो झेल सकते हैं ये लाइन, ठीक है? तो जो हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, इसको हम देखते हैं हमारी वोल्टेज लिमिट से, ठीक है? वोल्टेज लिमिट से, ठीक है? जैसे हमारे घरों में या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने सिर्फ़ अपने माइंड में स्ट्राइक करने के लिए देखना है, ठीक है? तो जैसे हमारे घर में जो वोल्टेज आती है, वो
थोड़ी बहुत ही अप डाउन होती रहती है, ठीक है, फ्लक्चुएट होती रहती है। तो जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है या जो हल्की उसकी लाइन है, हल्की हल्की वोल्टेज की, उसको हम वोल्टेज लिमिट से सेट करते हैं। जो मीडियम जो हमारी लाइन है, इसको हम देखते हैं हमारी थर्मल लिमिट से, ठीक है? थर्मल लिमिट जो इसकी होती है, ठीक है? और जो हमारी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, इसको हम देखते हैं स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट। इसको कई बार ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा ट्रिपल एस एल, ठीक है? तो इसको देख के भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये यही है स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की जो लोडिंग करते हैं, उसमें हम इसको देखते हैं, ठीक है? और इसके बेसिस पे हमारी जो लोडिंग है, वो लाइन की जाती है और यूजी केबल की हम जो लोडिंग करते हैं, वो करते हैं हम थर्मल लिमिट को देख के, ठीक है? थर्मल लिमिट को कंसीडर करके हम जो मीडियम और यूजी केबल की जो लोडिंग ऑफ लाइन है, वो करते हैं, ठीक है? तो आई थिंक इसमें से भी आपको ये 4 क्वेश्चन प्लीज़ आप इनको भी एकदम कहीं लिख ही लीजिए, क्योंकि इनमें से अभी जैसे यहाँ पे लॉन्ग के लिए पूछा है आपसे, हो सकता है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपसे किसी इन चारों में से किसी का भी पूछ लिया जाए, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर द क्वेश्चंस एंड ये आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है तो पीवाईक्यूज़ ही, ठीक है? लेकिन जैसे अभी हिमाचल में हालात चले हुए हैं, ठीक है? कमीशन सस्पेंड हुए हैं, ठीक है? तो आई होप कि हाँ, जो भी आगे आने वाले हमारे एग्ज़ाम है वो टफ मॉडरेट से टफ की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? मॉडरेट से टफ की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना होगा। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप कमेंट करिएगा, ठीक है? जब भी आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? और नेक्स्ट सेशन में जो भी आप नेक्स्ट सेशन होगा तो उसके स्टार्टिंग में ही मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँगा, ठीक है? इसमें हमें आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, ठीक है? हमारा जो सिंगल फेज़ फुल कन्वर्टर है, फायरिंग एंगल इसका 30 डिग्री है, ठीक है? तो आप देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो, ठीक है? यू कैन आल्सो जॉइन अवर टेलीग्राम लिंक ग्रुप थ्रू दिस लिंक। यू कैन आल्सो स्कैन द QR code for joining the Telegram link. Thank you very much. Thank you.